Hello everyone. Today we will discuss about ground state of helium atom using perturbation theorem. perturbation theorem सभी ने पढ़ी होगी कि perturbation theory क्या होते हैं। जब भी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, मतलब जैसे कोई सिस्टम है, उसका हैमिल्टोनियन है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी चेंज होती है। हैमिल्टोनियन आपकी क्या करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी एनर्जी में क्या होगी, वेरिएशन, या फिर हम बोल सकते हैं उसके हैमिल्टोनियन में क्या होगी, वेरिएशन होगी। तो जो वेरिएशन हो रही है वो क्या होगा, एक टाइप से डिस्टर्बेंस, परटर्ब हैमिल्टोनियन बोलते हैं उसको आप। तो मेरे पास क्या हो गया, क्या शो करता है कि इसमें कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर कितना चेंज हो रहा है इसमें, एक टाइप से। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का सभी को पता है, हीलियम एटम किसके इक्वल होता है, He। इसका जो मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। मास नंबर मेरे पास क्या होता है, 4। अगर हम सिंपली भी देखें तो हीलियम एटम में मेरे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, हमारे पास अब हमें क्या करना, हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है, इसकी हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालने पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसका हैमिल्टोनियन लिखेंगे। तो हीलियम को एज ए 2 हाइड्रोजन एटम भी कंसिडर कर सकते हो कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये तो मेरे पास क्या होगा, जनरल उसका हैमिल्टोनियन आ गया। और नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। ठीक है, आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगी, इंटरेक्शन होगी आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, जो हैमिल्टोनियन है हीलियम एटम का, तो मेरे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन, ये तो H0। और मेरे पास जो इंटरेक्शन की वजह से आएगा, ये क्या होगा आपके पास, H-। तो मेरे पास हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जनरली हम इसका हैमिल्टोनियन अगर लिख के फर्स्ट का, तो मेरे पास क्या होगा, -h² 2 म्यू। म्यू क्यों आ, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडी प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन में हम m मास लेके चलते थे, -h²/2m। बट यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस मास लेके चलेंगे उसका। तो मेरे पास क्या होगा, -h² 2 म्यू डेल स्क्वेयर प्लस जेड ई, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी, जेड ई इंटू -e/r डिवाइड बाई r1। सेम मेरे पास क्या होगा, R2 के लिए होगा, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब थर्ड मेरे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो कौन सी होती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेरे पास क्या होगा, जो V है पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल हो जाएगी, E²/R1 - R2 का स्क्वायर। इसमें साथ में K भी आता है। अगर हमने नॉर्मल कूलम में जो लो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी पड़ी होगी, तो वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास हैमिल्टोनियन किसके इक्वल आ जाएगा, -h²/2 म्यू डेल 1 स्क्वायर माइनस ZE²/R1 -h²/2 म्यू, यहाँ पे आएगा डेल 2 स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, -ZE²/R2 प्लस E²/R1 - R2 का मोड। जो ये हैमिल्टोनियन, ये तो मेरे पास क्या है, अनपर्टर्ब पार्ट का हैमिल्टोनियन, और H' क्या होगा, पर्टर्ब पार्ट का हैमिल्टोनियन। तो हमें जब इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास आइगन वैल्यू भी क्या होगी, E0 प्लस E'। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, टोटल आइगन वैल्यू आ जाएगी आपके पास हीलियम एटम के लिए। ये बोले आपके पास E0 क्या है, आइगन वैल्यू है क्रोस्पॉन्डिंग टू H0। तो मेरे पास अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें या फिर आइगन स्टेट की बात करें, तो हम कैसे लिखे, NL/Ml। अब मेरे पास ग्राउंड स्टेट निकालने, तो N की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गया आपके पास। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट में, दोनों इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिट में फिल है, L की वैल्यू क्या होगी, 0। और ML की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, मेरे पास ये क्या आ गई, ये स्टेट आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोला एक स्टेट के क्रॉसपॉन्डिंग आपको सिर्फ क्या मिलेगी, एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी। तो एक के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आपको सिंगल आइगन वैल्यू मिल रही है, तो मेरे पास केस कौन सा होगा, ये नॉन डिजनरेट का। तो मेरे पास ये क्या होगा, नॉन डिजनरेट, इसकी क्या होगी, आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे और मेरे पास क्या होगा, जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही ना, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कौन सी थ्योरी यूज़ करोगे, नॉन डिजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ करोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बोला मेरे पास अब नॉन डिजनरेट थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, अगर हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है, फिर एनर्जी निकालनी, डायरेक्ट बोल ले तो किसके इक्वल होगी, डैश इज इक्वल टू साइनोट H' साइनोट, और मेरे पास क्या हो गए ब्रैकेट। इसको इंटीग्रल फॉर्म में, कैट और ब्रा वेक्टर को क्या होगा, एक इंटीग्रल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो इनर प्रोडक्ट में डिफाइन कर रखा है, तो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, क्या होगा, साइनोट स्टार H' साइनोट D2। ठीक है, तो मेरे पास ये बोला साइन नोट क्या है, आइगन फंक्शन आपके पास अनपर्टर्ब सिस्टम का। और हमारे पास क्या होगा, ई नोट क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो जनरली अगर हम आइगन इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, H0 साइन नोट इज इक्वल टू ई नोट साइन नोट। तो मेरे पास H0 की वैल्यू थी आपके पास, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू ई नोट साइन नोट। अब हमारे पास हमें पता है जो H0 है उसमें मेरे पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन है।
जिसके हम जो वैल्यू है आर की भी वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे कि मेरे पास साइन नोट किसके इक्वल है, φ1 R1 φ2 R2। हमने क्या कर दिया, R1 और R2 दोनों के लिए अलग अलग वेव फंक्शन लिख दिए। तो साइन नोट की जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो हमने साइन नोट की जगह क्या पुट कर दिया, φ1 R1 φ2 R2 इजिकल टू ई नोट फाई R1 φ2 R2, यहाँ पे φ1। अब सेम केस है मेरे पास क्या होगा, ये इक्वेशन पूरे पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मेरे पास ये है del 1 है और यहाँ पे क्या आपके पास ये del 2 है, तो del 1 मेरे पास क्या होगा, ये फंक्शन किस पे, साई का जो फंक्शन है किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे। del 2 मेरे पास डिपेंड करेगा R2 पे। तो मेरे पास दूसरे वाला फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो मेरे पास जो वेव फंक्शन है मेरे पास क्या होगा, जब del 1 की बात करें तो फाई R1 और R2 क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया। सेम केस मेरे पास इसमें तो दोनों ही आएंगे। सेम इसमें करोगे मेरे पास क्या होगा, ये किस पे, जो del 2 है ये मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से इसको ऐसे लिख सकते हैं, del 2 को कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि फाई R2 ही डिफ्रेंशिएट होगा और दूसरा क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाए, यहाँ पे φ1 R1 क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट, और मेरे पास सेम इसको लिख देंगे। अब दोनों साइड इक्वेशन को क्या करना है आपको, φ1 R1 और φ2 R2 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे यहाँ से φ2 R2 क्या हो जाएगा आउट, ये φ2 R2 है। φ1 के साथ R1 और φ2 के साथ हर जगह R2 ही चलेगा आपका। अगर कोई मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू del 1 स्क्वायर φ1 R1 डिवाइड बाई φ1 R1 माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू del स्क्वायर φ2 R2 बाई φ2 R2 माइनस जेड स्क्वायर बाई R1 माइनस जेड स्क्वायर बाई R2 इजकल टू ई नोट। R1 वाला एक साइड कर दिए, R2 वाला फंक्शन एक साइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है क्या फंक्शन है किसका, R1 का, और ये वाला पार्ट है सिर्फ फंक्शन है किसका, R2 का, इजिकल टू कॉन्स्टेंट की। मेरे पास ये कंडीशन क्या हो गया, दोनों इक्वल तब हो गए जब दोनों क्या हो गए, किसी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल हो। ये मेरे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में होता है आपके पास। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या कर दिया, इसको भी E1 नोट के इक्वल लिख दिया, इसको भी E1 नोट के इक्वल लिख दिया, दोनों को। अब मेरे पास क्या है, φ1 है, φ1 को मल्टीप्लाई कर दे φ1 R1, या फिर पूरी इक्वेशन को φ1 R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा और इन दोनों के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, φ1 R1। सेम केस इसमें करेंगे, तो इसमें क्या है, ई नोट माइनस E1, इसको क्या मान लिया हमने, ई नोट 2 मान लिया। ठीक है, मतलब जो मेरे पास ग्राउंड स्टेट है या फिर आइगन वैल्यू है किसको, एच नोट की, किसके, सेकेंड पार्टिकल में। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगी, इसमें भी क्या केस कि में हमने पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया किससे, φ2 R से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में जैसे हम जो वेव फंक्शन उसको कॉमन लेके लिखेंगे, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस एच कट स्क्वायर 2 म्यू del 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई R1 इंटू φ1 R1 इजिकल टू ई नोट φ1 R1। जो ये है, ये किसको दिखा रहा है कि मेरे पास हैमिल्टोनियन सेम एज हैमिल्टोनियन हाइड्रोजन एटम के। तो मेरे पास ये क्या होगी, हाइड्रोजन एटम की आइगन वैल्यू होगी, और φ1 R1 क्या होगा, आइगन फंक्शन। सेम केस इसमें दिखा रहा है कि ये मेरे पास आइगन वैल्यू, ये आइगन फंक्शन है, ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है किसके लिए, R2 के लिए। और हमें पता है जो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के लिए वो किसके इक्वल होता है, अगर हम R1 के लिए लिख रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जेड क्यूब बाई पाई ए नोट क्यूब हाफ, इसका रूट लगा लो, या फिर ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस जेड R1 बाई ए नोट यहाँ पे बोर रेडियस होती है। अगर φ2 के लिए लिखोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे R1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा किससे, R2 से। जो हमें पता है जो मेरे पास ग्राउंड स्टेट की वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के केस में कितनी होती है, 13.6। तो हम डायरेक्ट 13.6 ना लिखे, उसके बजाय क्या लिख दें, ये होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जेड की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है आपके पास 1। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं माइनस EH की मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट है किसके, हाइड्रोजन एटम की, इनको जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम केस इसमें आएगी आपके पास, हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ थे ई नोट माइनस E1 नोट किसके इक्वल था, ई नोट 2 के। तो मेरे पास ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गई, जो मेरे पास अनपर्टर्ब पार्ट के लिए आइगन वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2EH जेड स्क्वायर। बट हमें तो टोटल आइगन वैल्यू या फिर ग्राउंड स्टेट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पर्टर्ब और अनपर्टर्ब दोनों पार्ट की चाहिएगी। अनपर्टर्ब के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करनी है आइगन वैल्यू किसके लिए, पर्टर्ब पार्ट के लिए। अब हमारे पास क्या होगा, सेम हमें सेपरेशन में साइन नोट की वैल्यू पता है, φ1 R1 φ2 R2। तो अगर कंबाइन करके लिखेंगे मेरे पास क्या था, जेड क्यूब पाई ए नोट क्यूब। तो मेरे पास इसकी पावर क्या थी, हाफ थी, तो दोनों में हाफ हाफ आएगी, तो मेरे पास क्या होगी 1।
और ई माइनस जेड R1/A0 था और R2/A0, तो मेरे पास क्या कर दिया, कॉमन लेके मेरे पास क्या हो गया, ऐड हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालने, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट। तो क्या होगा, साइन नॉट स्टार एच डैश साइन नॉट D2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास D2 के, इसको सारे की क्या कर दोगे, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दोगे। हमारे पास एच डैश की वैल्यू क्या थी, E²/R1 माइनस R2 ना, तो वही वैल्यू पुट करोगे एच डैश की जगह। ठीक है, बाकी ये फंक्शन क्या हो गया, सेम। तो मेरे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो हमने बाहर निकाल ली, अंदर इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या रह गया, e⁻²Z R1A0 D1 और e⁻1/R mod ऑफ R1 माइनस R2 e⁻−Z R2/A0 D2। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है कि डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि D2 मेरे पास क्या होगा 4R1², D2 आपके पास क्या होगा 4R2, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और मेरे पास जो इनकी इंटीग्रल वैल्यू है डायरेक्ट वो लिख देंगे। अगर हमें सिंपली मतलब पूरे ओपन इंटीग्रल पूरा ओपन करके लिखना है, तो मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों केस में फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ये स्टेप दोनों के केस में होगा। तो मेरे पास क्या होगा 1/R1 माइनस R2 इजकल टू, मेरे पास क्या होगा, इसको इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से वेक्टर का मैग्नीट्यूड a प्लस बी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, A² + B² + 2ab cos थीटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या माइनस है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A² + 2a² + B² - 2ab cos थीटा का रूट। तो मेरे पास ये आ गया। तो R1 माइनस R2 के इनवर्स का, तो इस पे पावर पे भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अगर मेरे पास क्या ये बोला, अगर केस R1 क्या R2 से ग्रेटर है, तो मेरे पास R1² हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो मेरे पास इसकी पावर क्या होगी, -½ वही 1/R1 जो कैंसिल हो, इनवर्स में था ना, तो हम बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R1 और इसकी इनवर्स की फॉर्म है। अगर R2 ग्रेटर है तो बाहर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा आपके पास। अगर मैं पुट कर दूं कि जैसे मैं इस फर्स्ट केस की बात करें पहले, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें कि R2/R1 आपके पास t है और cos थीटा x के इक्वल है, तो मेरे पास ये क्या होगा, सिमिलर किसके होगा, जो जनरेटिंग फंक्शन था किसका, लेजेंडर पोलिनोमियल का, और उसकी वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होता है, समीशन l = 0 to ∞ t⁻n PL x के इक्वल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, t कि मेरे पास R2/R1 है, x मेरे पास cos थीटा है, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/R1, क्या आ गया 1/R1 R2/R1 की पावर n PL cos थीटा। अगर मेरे पास लेस वाला केस है, तो मेरे पास क्या R1 की जगह क्या हो जाएगा, R2 से रिप्लेस हो जाएंगे आपके पास जी। अब हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, मेरे पास क्या था, जो ये फंक्शन इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो हमारे पास हमने इसकी अभी वैल्यू जस्ट अभी वैल्यू फाइंड आउट की है, ये मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। और मेरे पास जो जैसे हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या होगा, जो D2 की वैल्यू है वो मेरे पास इक्वल होगी R² sin थीटा dr d थीटा d फाई। तो यहाँ पे क्लियर कर दे कि मेरे पास जो d फाई है, फाई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0 से पाई, जो थीटा की 0 से 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, और मेरे पास जो r की वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे। हमने क्या कर दिया, अब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमने D2 की जगह क्या पुट कर दिया, यहाँ पे भी क्या होगा, D2 की जगह क्या पुट होगा, फर्स्ट जैसे ये वाला फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि वैल्यू तो सेकंड वाले में पुट, वेट ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू तो इसमें पुट करेंगे ना 1/R1/R2 की, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास D2 की जगह क्या आ जाएगा, dr1 sin थीटा 1 dr d थीटा d फाई। तो मेरे पास क्या होगा, sin थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा का इंटीग्रेशन है 0 से पाई सोल्व करेंगे, और ऐसे मेरे पास फाई को सोल्व करें तो 0 से पाई का क्या है, 0 से 2 पाई, तो डी फाई का इंटीग्रल क्या आ जाएगा 2 पाई के इक्वल। तो सेम केस इसने यहाँ पे स्टेप कर रखे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 पाई स्क्वायर इंटू 2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इंटीग्रल जो भी 0 से इन्फिनिटी आपके पास, और हमने क्या कर दिया, पूरी वैल्यू को एज इट इज़ पुट कर दिया। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या होगा, Z³ ये सारे टर्म कॉमन, और इसका हमने क्या करना है, सबके इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही रखोगे, लेकिन सेकंड पार्ट में आपके पास क्या होगी, जो लिमिट होगी पहले 0 से R1 और फिर R1 से इन्फिनिटी। तो जब आप 0 से R1 जाओगे तो मेरे पास क्या होगा, फंक्शन दूसरा यूज़ होगा, और जब R1 से इन्फिनिटी जाओगे तो दूसरा यूज़ होगा। जब हम 0 से R1 जा रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 1/R1, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मेन 1/R1 माइनस R2 की ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2/R1 PL cos थीटा
r2² dr2 साइन थीटा 2 d2। ठीक है, ई की पावर यहाँ पे -2z r2/a0, ये तो साथ में चलेगा। अब जब r1 से इन्फिनिटी जाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/r2 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 1/r2 समीशन l = 0 टू इन्फिनिटी r1/r2 की पावर n pl cos थीटा, वही ई की पावर मेरे पास -2z r/a0 dr1 साइन थीटा 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट पता है, सिर्फ हमें डायरेक्ट रिजल्ट का पता है कि मेरे पास क्या होगा, जैसे ये फंक्शन है, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है 0 से पाई वेरी करेगी थीटा की, तो मेरे पास ये फंक्शन थीटा का है, ये वाला फंक्शन भी थीटा का, तो थीटा वाला अलग कर दिया, लिमिट क्या कर 0 से पाई, और इसकी लिमिट 0 टू r1 और इसकी लिमिट r1 से इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू भी 2 के इक्वल होती है और ये वाली वैल्यू ये भी किसके इक्वल, 2 के इक्वल होती है। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, दोनों वैल्यू क्या हो गया आपके पास 2 के इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लिख दोगे, तो हमने क्या कर दिया, 2 को क्या हो गया आउटसाइड लिख दिया। ठीक है, बाकी सारा क्या होगा इंटीग्रल फॉर्म में से। अब हमें क्या करना, बाकी जो पार्ट बचे, सिर्फ 2 को बाहर लिख दिया तो ये मेरे पास क्या हो गया स्क्वेयरिंग फॉर्म में आ गए, बाकी 1 2 3 इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है, जो मैं हम लेट कर लेते हैं 2z r1/a0 किसके इक्वल है, रो 1 के इक्वल है, 2z r2/a0 हमने मान लिया रो 2 के इक्वल है, तो यहाँ से dr1 dr2 की वैल्यू निकाल लोगे, ये मेरे पास dr1 dr2 की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन के लिए, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इक्वेशन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए पुट करेंगे। तो जैसे आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, इस फॉर्म में एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, एक इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल, ये मेरे पास क्या होगा थर्ड इंटीग्रल। तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम डायरेक्ट बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे और हम क्या कर देंगे इंटीग्रल को सोल्व कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाला इंटीग्रल अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट क्या करोगे बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे। बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो बाय पार्ट से जब आप इनका इंटीग्रल करोगे, पहले इसने इसको कॉन्सेप्ट को जैसे सोल्व करके बाय पार्ट से हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1/4, इसकी 1/4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1 के इक्वल आएगी। तो जैसे मेरे पास क्या हो गया वैल्यू आ गई, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है 1/4 1/4 और 1। तो जैसे हम तीनों की वैल्यू को, जैसे इसमें दे रखा है, हम क्या करेंगे अब तीनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम जब इनकी तीनों की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/4 -2 × 1/4 +2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा e² z/2a0 5/4। तो मेरे पास यहाँ से इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, e² z/2a0 5/4। तो मेरे पास टोटल आइगन वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जो e0 की तो आई थी -2 EH/z² + z EH 5/4। EH की वैल्यू -13.6 थी, Z की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे हीलियम की फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पे भी क्या होगा -13.6, इसकी क्या कर दोगे वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे इसको ऐड करेंगे मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी आपकी। बट एक्चुअल में जो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ग्राउंड स्टेट जो हीलियम एटम की है वो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास जो इसका मतलब मेरे पास जो परटर्बेशन थ्योरी है उससे जो रिजल्ट है वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया, मतलब इसमें क्या होगा कुछ ना कुछ एरर है। तो ये एरर किसकी वजह से है, क्योंकि परटर्बेशन थ्योरी में हम कंसिडर करके चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन है ना वो वेरी स्मॉल है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास क्या होगा इसका फाइनाइट कंट्रीब्यूशन होगा कुछ, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा ये वैल्यू में एरर आया है। तो इस वजह से हम इसके बाद हम अप्रोक्सीमेट मेथड को यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएशनल मेथड। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में हम क्या करेंगे, वेरिएशनल मेथड से हीलियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट है उसको फाइंड आउट करेंगे। आप में इसमें जैसे हमारे पास जो इंटीग्रल वाला कॉन्सेप्ट आता है इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास ये वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, इसको फाइंड आउट करने के बाद आपके पास क्या होगा, ये इंटीग्रल है इनकी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद 2 वैल्यू आने के बाद मेरे पास क्या करोगे, जैसे 2 वैल्यू इसकी पुट करते हो जो भी आपके पास वैल्यू, या फिर पहले हम क्या करेंगे जो R1 R2 है उसको मतलब लिमिट्स डिफाइन कर लेना कि एक 0 से R1 एक R1 से इन्फिनिटी। तो उसके बाद इनकी वैल्यू क्या होगी 2 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट इनको क्या रो 1 और रो 2 की फॉर्म में पुट कर देंगे। उसके बाद सिर्फ इनके डायरेक्ट इंटीग्रल बाय पार्ट से हमारे पास फर्स्ट की इसकी वैल्यू 1/4, सेकंड की वैल्यू भी क्या होगी 1/4, थर्ड की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 आएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो मेरे पास ये इंटीग्रल फॉर्म डायरेक्ट हमें इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या होगा वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो इसने क्या किया यहाँ पे, जैसे इसने बाय पार्ट्स लगाया ना तो फर्स्ट टर्म को सोल्व कर दिया और मेरे पास जो सेकंड टर्म बची उनको ऐसे लिखते गए, ये फर्स्ट पार्ट है। सेम हम सेकंड को भी सोल्व करेंगे,
जैसे इसने फर्स्ट का इंटीग्रल सोल्व किया है, सेम आप सेकंड का बाई पार्ट से सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट अगर कंप्लीट सोल्व नहीं हो रहा तो डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर सकते हैं कि मेरे पास क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वेयर बाई 2a ई स्क्वेयर जेड बाई 2a0 इंटू 5/4 के इक्वल आएगी ई डैश वाले पार्ट की, ठीक है। और उसको क्या करना, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, और मेरे पास क्या होगा, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट आ जाएगी, किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। और मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक्चुअल ग्राउंड स्टेट आपके पास 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे -79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास -74 पॉइंट समथिंग। तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या, कोई ना कोई एरर है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए फर्दर हम क्या करते हैं, हीलियम एटम की जो ग्राउंड स्टेट है वो वेरिएशनल मेथड है उससे फाइंड आउट करेंगे।